एक समय की बात है, विंध्याचल के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अभिनवपुर। इस राज्य का राजा राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थीं और राजा उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। राजमहल का जीवन भव्य था, लेकिन रानी सौम्या का मन अक्सर एकाकी और उचाट रहता था। राजा अपने राजकाज में व्यस्त रहते और रानी अकेलेपन का सामना करती। रानी अक्सर महल के बाहर बने चंपावन में भ्रमण करने जाया करती थी। चंपावन में एक साधु का आश्रम था जिसका नाम था स्वामी अंबिकानंद। वे अपने ज्ञान और मंत्रों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रानी जब पहली बार वहां गई तो साधु ने उनका स्वागत किया और उनसे गहन चर्चा की। साधु की वाणी में ऐसा आकर्षण था कि रानी मंत्रमुग्ध हो गई। रानी सौम्या ने बहाने बनाकर साधु के आश्रम जाना शुरू कर दिया। साधु ने उन्हें ध्यान, योग और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया, परंतु यह रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदलने लगा। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की अकेली आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी ने इस रिश्ते को राज रखने के लिए बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती जब राजा दरबार में व्यस्त होते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम जाती। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी शक न हो। वह राजा का पूरा ख्याल रखती, उनसे मधुर बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती। राजा को लगता कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती हैं। चंपावन का साधु और रानी का यह संबंध अब गुप्त रूप से बढ़ता जा रहा था। रानी का दिल साधु के लिए धड़कता और साधु उनकी हर इच्छाओं को पूरा करता। रानी सौम्या और साधु अंबिकानंद का यह गुप्त संबंध समय के साथ गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। चंपावन का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी सभी चिंताओं और महल के नियमों को भूल जाती थी। रानी ने महल के सेवकों को भी अपनी चालाकी से वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की योजना बना देती। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी के महल छोड़ने के समय को इतना योजनाबद्ध किया जाता कि राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। रानी राजा के साथ दिन में समय बिताती, उन्हें मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। साधु अंबिकानंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया था कि उनकी आत्मा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी समझा दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ पुराने सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगीं, लेकिन रानी इतनी चतुर थीं कि उन्होंने हर अफवाह को दबा दिया। उन्होंने उन सेवकों को इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। साधु अंबिकानंद को अब रानी के माध्यम से महल की कई गुप्त जानकारियां मिलने लगीं। रानी की सहायता से उन्होंने राजा के दरबार में कुछ अपने लोगों को भी नियुक्त करवा दिया। राजा को इसकी भनक तक नहीं थी। चंपावन के साधु अंबिकानंद अब रानी सौम्या पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। रानी उनकी हर बात मानने लगी थी। साधु ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी, इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहें तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती हैं। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा और मोह का संगम हो चुका था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवाया
और उसे साधु के रहने योग्य बना दिया। साधु अब महल में छिपकर रहने लगे, लेकिन इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से नजर रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वह रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें कमजोर करने लगी। राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी, लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज के अत्यधिक दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा होता, रानी गुपचुप साधु के कक्ष में जाती। वहां वे साथ बैठते, कुछ गुप्त योजनाएं बनाते और उनके संबंध और गहराते जाते। साधु ने रानी को वचन दिया कि वह उन्हें ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी। रानी इस मोहक वादे में पूरी तरह फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सहमत हो गए। साधु अंबिकानंद ने अब अपनी योजना को और घातक रूप देने की ठान ली। रानी के माध्यम से वह राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसने रानी से कहा, राजा का पूरी तरह से हट जाना जरूरी है। तुम्हें इस राज्य की असली शासिका बनना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इस बात के लिए तैयार हो गई। साधु ने एक गुप्त योजना बनाई कि राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां दी, जिन्हें राजा के भोजन में मिलाना था। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगे, लेकिन किसी को भी संदेह न हो। साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, तो उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिसमें राजा का आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगा। यह तंत्र रानी को राजकाज की पूरी शक्ति दे देगा। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी तरह से साधु के साथ थी, यह तंत्र शुरू करने को तैयार थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में अब एक और सत्य सामने आया, जो सभी को चौंका देने वाला था। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठानी। साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या की साजिश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के प्रभाव में आ चुकी थी, उसे राजा से कोई संबंध नहीं, बल्कि सिर्फ साधु के साथ ही एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा कि यह गर्भवती होना ही उनकी योजना का हिस्सा है, ताकि उनके रिश्ते को और भी पवित्र किया जा सके और वह राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सके। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। रानी को अब यह यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार बदल चुका है। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई है। एक दिन राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है,
लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु अंबिकानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जोर का झटका लगा। वह यह समझ गए थे कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा चल रहा है और अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह किसी बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, ने एक दिन रानी और साधु की एक मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो सुना उसे वह तुरंत महेश्वर को सूचित करने के लिए महल में भेज दिया। महेश्वर ने उस सूचना को राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाया और राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह बच्चा केवल साधु का नहीं बल्कि राज्य की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वह अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे जैसे पहले करते थे? लेकिन राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे, ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपा रखा। वह यह नहीं चाहते थे कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन राजा अब एक विकल्प तलाशने में जुट गए थे, क्योंकि वह यह समझ चुके थे कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी थी कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, ने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आए और कहा, महाराज, आपको अब जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की चालाकियों को खत्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, हमें रानी और साधु की बातों को प्रकट करने के लिए किसी को महल के भीतर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन दोनों की साजिश से अनजान हों। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बातों को सुना और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और गुप्तचर तैनात किया, जो रानी और साधु की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या की साजिश अब और भी गहरी हो चुकी थी। रानी ने अपने गर्भवती होने की बात साधु से बार बार छिपाई नहीं, बल्कि वह इसे एक प्रतीक मानने लगी कि वह सत्ता की उच्चतम कुर्सी तक पहुंचने वाली है। साधु ने उसे और भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस राज्य का भविष्य होगा। वह दोनों अब मिलकर राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी घातक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे साम्राज्य का भविष्य होगा। हम मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे और राजा विक्रमादित्य को भूल जाओ। रानी ने साधु के शब्दों में विश्वास किया और उसे अपने दिल से अपना मार्गदर्शक मान लिया। गुप्तचर, जो महल के भीतर छुपकर रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, ने अब एक और महत्वपूर्ण सूचना महेश्वर को दी। उसने बताया कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। गुप्तचर ने यह भी बताया कि रानी ने साधु से कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य अब भी जिंदा रहेगा तो वह उसकी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती बनेगा। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को इस सब की जानकारी दी और राजा ने अब यह ठान लिया कि वह साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन राजा की शारीरिक स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे यह सब अकेले नहीं करना था। उसने महेश्वर से कहा, महेश्वर, अब वक्त आ गया है कि हमें उनका सामना करना होगा और हम यह काम साथ में करेंगे। साधु अंबिकानंद को अब यह यकीन हो गया था कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से हार चुके थे। वह और रानी अब राज्य पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। साधु ने रानी से कहा, राजा विक्रमादित्य को अब कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों मिलकर इस राज्य के अगले शासक होंगे।
साधु और रानी की योजना अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि वे राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपदस्थ करने की योजना बना चुके थे और उनका बच्चा राज्य का नया शासक बनेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब लगभग मृत्यु के कगार पर थे, ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतिम कदम उठाने का मन बनाया। वह जानते थे कि अगर वह इस समय कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे तो उनके राज्य की स्थिति हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, यह साजिश अब खुली है। अगर हम इसे अब रोकने में सफल नहीं हुए तो यह राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली और महेश्वर से कहा, हम इस साजिश को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और प्रजा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था, असल में इतने कमजोर और बीमार नहीं थे जितना सब सोच रहे थे। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। असल में राजा को धोखे से बीमार बना दिया गया था ताकि वह रानी सौम्या के साथ संबंध बना सके और वह गर्भवती हो जाए। यह सब साधु अंबिकानंद की योजना थी, जो रानी के साथ मिलकर राजा को अपने जाल में फंसा चुका था। साधु जानता था कि रानी को गर्भवती करने के बाद ही वह अपनी पूरी साजिश को अंतिम रूप दे सकता था, लेकिन साधु ने यह साजिश इतनी गुप्त और प्रभावशाली तरीके से रची कि राजा विक्रमादित्य को भी यह समझने का कोई मौका नहीं मिला। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। उसने रानी को बताया था कि अगर वह राजा को कमजोर कर देगी तो वह आसानी से उसे साधु से मिलाने के लिए राजी हो जाएगा। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में ऐसी बीमारियां घुसा दी जो पहले उसे बिल्कुल भी नहीं थीं। यह बीमारी इतनी चुपचाप और धीरे धीरे फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या वैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहे थे। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाए और अपनी आत्मनियंत्रण खो बैठे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी को महसूस किया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि यह सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ मिलकर एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए एक बड़े बदलाव का कारण बन गई। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को अदृश्य रूप से पूरा किया। कोई भी नहीं जानता था कि रानी और साधु के बीच यह घटना घटित हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने इसे एक गहरी रहस्य की तरह रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। तुम्हारा बच्चा हमारी साजिश का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। अब तुम और मैं मिलकर इस राज्य को अपने अधीन करेंगे। रानी, जो पहले ही साधु के जाल में फंसी हुई थी, अब पूरी तरह से उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु को वचन दिया कि वह अपने बच्चे को राज्य की पूरी सत्ता सौंपेगी ताकि वे दोनों इस राज्य को अपने नियंत्रण में ला सके। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमजोर और असमर्थ हो चुके थे, अचानक एक दिन महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा हूं और मुझे डर है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। महेश्वर, जो अब पूरी सच्चाई जान चुका था, राजा से सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के गुप्तचर ने रानी और साधु की एक गुप्त बैठक देखी। इस बैठक में दोनों अपनी भविष्यवाणियों और योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर ने सुना कि रानी ने साधु से कहा, राजा विक्रमादित्य अब हमसे कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अब पूरी तरह से तुम्हारी ओर से हूं और मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य बनेगा। गुप्तचर ने यह सब महेश्वर को बताया और महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जान गए थे कि उन्हें सिर्फ एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें उनकी कमजोरी और रानी की गर्भवती होने की योजना थी। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने महेश्वर से कहा, महेश्वर, यह साजिश इतनी गहरी है कि अब हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और साधु और रानी को उनके हर कदम के लिए सजा दिलवानी होगी। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई जान चुके थे और उनका संकल्प मजबूत हो गया था। वह जानते थे कि यह समय उनके लिए सबसे कठिन है, लेकिन अगर उन्होंने इस समय का सही तरीके से सामना किया तो वह न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते थे,
बल्कि राज्य पर साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश भी कर सकते थे। राजा ने महेश्वर से कहा, महेश्वर, मैं अब अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करना चाहता हूं। मुझे चाहिए एक ऐसी योजना जिससे मैं साधु और रानी को उनके ही जाल में फंसा सकूं। हम उन्हें यह समझाने देंगे कि अब वह हमें हरा चुके हैं, लेकिन हम असल में उन्हें उनके ही खेल में मात देंगे। महेश्वर ने राजा की बातों को सुना और एक गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें एक खास प्रकार की रणनीति की जरूरत होगी। हमें पहले उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। इसके बाद जब वे अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे होंगे, तभी हमें उनका सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजमहल में उन सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिनसे वह विश्वास रखते थे। उन्हें यह योजना दी कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा लें और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि वह अब अपनी बीमारी से पूरी तरह से जूझ नहीं पा रहे हैं और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दी। राजा विक्रमादित्य का यह कदम काफी चतुराई से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमजोर दिखाया ताकि रानी और साधु यह सोचने लगे कि उनका विजय हासिल करना आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी, जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, अब अपनी पूरी ताकत साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लगा रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया। वे दोनों इस विश्वास में थे कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसका अंत नजदीक था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति छिपाकर एक गुप्त तंत्र का सहारा लिया, जिससे वह अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। महेश्वर ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र मंत्र शक्तियां असल में राजा की ताकत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं, लेकिन राजा ने इसके खिलाफ एक विशेष तंत्र का उपयोग किया। यह तंत्र साधु और रानी के तंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा अब पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम सभा बुलवाई। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ क्यों हो गए हैं। राजा ने सभा में घोषणा की, प्रिय दरबारियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी कमजोरी को धोखे से आपके सामने पेश किया। यह सब मेरी साजिश थी ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी का पर्दाफाश कर सकूं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने फिर अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साधु और रानी ने एक जटिल साजिश रची थी, जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमजोर करना शामिल था। रानी और साधु की आंखों में अब डर था। उनकी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य के सबसे बड़े जेल में डालने के लिए कहा। रानी और साधु की साजिश अब पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। सभी दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और साहस को सही समय पर जागृत किया, जिससे वह अपनी राज्य सत्ता को बचा सके। राजा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी रानी और एक साधु मेरे खिलाफ इतने बड़े जाल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब यह समय है कि हम अपने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करें और ऐसे लोगों को कभी भी हमारे राज्य के भीतर घुसने का मौका न दें। राजा विक्रमादित्य की महल में उद्घोषणा ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया था। साधु और रानी, जिन्हें अब अपनी साजिश का पर्दाफाश होने का डर था, महल में बुरी तरह से घबराए हुए थे। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन महेश्वर और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी भी चुपचाप अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि उसे भी राजा के सामने जवाब देना होगा। राजा ने दोनों को सामने लाकर कहा, साधु अंबिकानंद और रानी सौम्या, तुम्हारी साजिशें न केवल मेरी परंतु इस राज्य की सभ्यता और प्रतिष्ठा के खिलाफ थीं।
तुमने मुझे और मेरी प्रजा को धोखा दिया। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजा ने आदेश दिया कि साधु को राज्य के बाहर के जंगल में निर्वासित कर दिया जाए, जहां वह तंत्र मंत्र के प्रयोग से अपनी शक्तियों का कोई उपयोग न कर सके। वहीं रानी को महल में बंदी बना लिया गया, लेकिन उसकी सजा और भी कड़ी थी। उसे अपने कृत्यों के लिए राजा के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। रानी ने अपने कृत्य पर गहरी शर्मिंदगी महसूस की। वह राजा के सामने आई और कहा, महाराज, मैंने आपकी उपेक्षा की और साधु के जाल में फंसकर राज्य के खिलाफ साजिश रच डाली। मैं अब समझ चुकी हूं कि यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृपया मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और धैर्यवान हो चुके थे, ने रानी को क्षमा करने का निर्णय लिया। हालांकि रानी की सजा यह थी कि उसे पूरी तरह से तंत्र मंत्र से दूर रखा जाएगा और उसे राज्य की महिलाओं को शिक्षा देने का काम सौंपा जाएगा, ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे और राज्य की भलाई में योगदान कर सके। राजा ने कहा, तुमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक अवसर है अपनी स्थिति को सुधारने का। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस राज्य की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करोगी। साधु अंबिकानंद, जो अब अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति खो चुका था, जंगल में निर्वासित कर दिया गया था। वह इस सजा को अपनी हार मानकर स्वीकार कर चुका था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी भी वापस अपनी शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति, जो कभी राजा विक्रमादित्य को कमजोर करने में सक्षम थी, अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। साधु ने जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। अब वह सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों और जादू टोने पर पछतावा करता था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी असली शक्ति, जो उसने कभी सच्चे मार्ग पर चलने में लगाई होती, खो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ताकत फिर से प्राप्त कर ली थी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। वह जानते थे कि राज्य को फिर से एकजुट करने और प्रजा का विश्वास बहाल करने के लिए उसे अपने दिल से लोगों के साथ खड़ा होना होगा। राजा ने महेश्वर को बुलाकर कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी साजिश को नष्ट किया, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर राज्य को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें प्रजा के साथ पुनः संपर्क बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी फिर से हमारी कमजोरियों का फायदा न उठा सके। महेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता ने राज्य को बचाया है। हम सब मिलकर राज्य में एक नई उम्मीद और दिशा देंगे। रानी सौम्या, जो पहले ही अपनी गलती पर पछताती थी, अब महल में एक नई भूमिका निभा रही थी। उसने महिलाओं को शिक्षा देने का काम शुरू किया और समय के साथ उसने यह समझा कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। वह अब अपनी गलती से सीखी थी और अपने कृत्यों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाया, बल्कि राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ हैं। राज्य अब पहले से कहीं ज्यादा समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे एक साथ राज्य की प्रगति के लिए काम कर रहे थे। हालांकि रानी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन अब वह अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में लगा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अंततः कहा, हमने अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन असली विजय तब है जब हम खुद को और अपने राज्य को सुधार सकें।